दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ आर डेली एमसीक्यू सीरीज़। इसमें हम हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़ और इस पूरी सीरीज़ में हम मोर देन 1000 प्लस क्वेश्चंस करेंगे और पूरी हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। इसमें हम मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिएवल और आर्ट एंड कल्चर को पूरा कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। First question is, which among the following statements are correct regarding Ranjit Singh? First is, he was born in Sukarjia missiles. This is correct. He had signed a treaty of peace and friendship with the British in 1809 known as the Treaty of Amritsar. This is also correct. The Treaty of Amritsar was signed between Ranjit Singh and चार्ल्स मेटकाल्फ। चार्ल्स मेटकाल्फ यहाँ पे ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज लाहौर वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। यस, लाहौर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होती थी रंजीत सिंह की। फोर्थ इज ही वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ऑफ 1845-46। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज रंजीत सिंह डाइड इन 1839। This war, the first Anglo-Sikh War, was fought by his minor son Dilip Singh, and he was defeated by the Britishers in the first Anglo-Sikh War of 1845-46. So हमें यहाँ बताना था कि करेक्ट कौन सा है। सो फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है। सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 2, Which among the following were the consequences of British rule in India? British rule की consequences बतानी है इंडिया में। First is increasing frequency and intensity of famines. Yes, this is correct. Due to the mismanagement of food, क्योंकि हम देखते हैं जो मैक्सिमम फूड आइटम्स है वो मूव कर दिया जाता था आर्मी को। आम लोग होते थे उनको जो खाना वगैरह है वो अच्छे से नहीं मिलता था और जो बाकी भी और सर्विसेज थी वो नहीं मिलती थी। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड इज इंक्रीजिंग इनडेबिटेडनेस ऑफ द पीजेंट्री। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि हमने देखा है जो किसान होते थे उनको पुराना लोन चुकाने के लिए और लोन लेना पड़ता था। हालत जो है उनकी वो बहुत ख़राब थी क्योंकि टैक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते थे। थर्ड इज ट्रांसफर ऑफ लैंड कल्टिवेटिंग टू नॉन कल्टिवेटिंग क्लास। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ इज ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जैसे जैसे पीजेंट्री डिटोरिएट होता रहा और जो हमारे पास एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी होती थी, जैसे आर्टिशियंस होते थे विलेजेस में, आर्टिशियंस का जो एम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म होता रहा। जब हम देखते हैं कि मशीन जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, क्लोथ्स है, वो आने लगे तो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो ख़त्म होने लगे। जो लोग अभी विलेजेस में रहते थे उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया सिटीज़ में। पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी और पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है सिटीज़ में वो नहीं होती थी, तो इससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रो होने लग गया। सो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो राइट आंसर इज डी। Question number 3, which among the following statements are correct regarding permanent settlement in India? It was introduced by Lord Cornwallis in 1793. This is correct. परमानेंट सेटलमेंट को सबसे पहले बंगाल और बिहार में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद वाराणसी और साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। Second statement is, it was expected to boost agriculture productivity. Yes, this is correct, but in reality ऐसा कुछ हुआ नहीं था. Third is, जमींदार were only revenue collector but not the owner of the land. This is incorrect statement. परमानेंट सेटलमेंट में जो जमींदार्स होते थे, राजाज एंड तलुकदार्स, उनको ऑनर्स बना दिया गया था लैंड का। अब जो कल्टीवेटर्स जो होते थे, जो टेनेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनको जो है एक रिड्यूस कर दिया गया टू द स्टेटस ऑफ टेनेंट्स ओनली। सो थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है, फोर्थ जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें यहाँ पे करेक्ट बताना था रिगार्डिंग परमानेंट सेटलमेंट। सो करेक्ट आंसर हियर इज 1 2 4 विच इज सी। नेक्स्ट इज, which among the following statements are correct regarding changes in administration after 1858? जो changes आए थे administration में after 1858 वो क्या क्या थे हमें बताने हैं। First statement, it was assured to all the ruling princes of the country that their territory would never be annexed in future. Yes, सभी जो रूलिंग प्रिंसेस थे उनको ये एश्योर कर दिया गया था कि उनकी टेरिटरी को फ्यूचर में रूल या एनेक्स्ड नहीं किया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। सो दिस इज करेक्ट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड
recruitment of soldier majorly from martial races. This is also correct. Third is considering the backwardness of Indian society, the government introduced several social legislation. No, this is incorrect. जब 1857 का रिवॉल्ट होता है तो ब्रिटिशर्स को एक बात अच्छे से समझ आ जाती है कि यहाँ पे सोशल और रिलीजियस जो नॉर्म्स हैं उनको नहीं छेड़ना है, नहीं तो क्या हो सकता है उन्होंने 1857 में देख ही लिया था। तो इसके बाद जो भी हम देखते हैं एक्ट्स आते हैं या लेजिस्लेशंस बनते हैं, लॉज बनते हैं, रूल्स बनते हैं, वो मेजरली जो फोकस करते हैं वो होता है कि गवर्निंग सिस्टम कैसा होगा, किसकी पावर कितनी है और क्या क्या रूल्स बना सकते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। जो सोशियो एंड रिलीजियस से रिलेटेड जो है वो कोई भी लेजिस्लेशन नहीं लाया जाता है। सो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ इज द गवर्नमेंट इंक्रीज द रेशियो ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स with respect to Indian sepoys. Yes, this is also correct. अगर हम 1857 से पहले देखते हैं तो जो एक फिगर है वो ऐसा कहा जाता है कि अगर वहाँ पे लगभग ब्रिटिश आर्मी में लगभग 3 लाख इंडियन सोल्जर्स थे इन रिस्पेक्ट टू 50,000 ब्रिटिशर्स थे। जो ये रेशियो है वो 6:1 का रेशियो है, बट ये था बिफोर 1857। बट आफ्टर 1857 जो रेशियो हम देखते हैं दैट इज 2:1, कि अगर 100 इंडियन सोल्जर है 50 ब्रिटिश सोल्जर्स हो गए, ताकि कोई भी जो फ्यूचर में जो 1857 में हुआ था उस तरह की कोई भी घटना को जो है वो रोका जा सके। इसलिए यहाँ पे जो ब्रिटिश का रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सोल्जर्स वो बढ़ा दिया गया था। सो करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 4 विच इज ए। Question number 5th is, which among the following statements are correct regarding Rayatwadi settlement? First is, it was introduced by Holt Mackenzie and R.M. Bird. This is incorrect statement. Rayatwadi system was introduced by Thomas Munro and Alexander Reed in 1820. हॉल्ट मैकेंजी ने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, द नेम ऑफ द सिस्टम इज महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था, कंपनी के एम्प्लॉयज़ विलेज टू विलेज जाते थे, इंडिविजुअल का जो लैंड होता था उसको मेजर करते थे और जो पूरा रेवेन्यू है उसको ऐड करके जितना भी एक विलेज का रेवेन्यू होता था वो टोटल विलेज के हेडमैन से कलेक्ट किया जाता था। यहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम है जो विलेज के हेडमैन होते थे वो करते थे और वो डिपॉजिट करते थे रेवेन्यू इन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो ये था महलवाड़ी सिस्टम, और महलवाड़ी सिस्टम को मेजरली साउथ इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रायतवाड़ी सेटलमेंट की। रायतवाड़ी सेटलमेंट को है मद्रास, बॉम्बे और एरियाज ऑफ असम एंड कुर्ग प्रोविंसेस में इम्प्लीमेंट किया गया था। रायतवाड़ी सेटलमेंट में जो कल्टीवेटर्स एंड पीजेंट्स होते थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया था एज ऑनर ऑफ द लैंड। कंपनी के ऑफिशियल रेवेन्यू को डायरेक्टली पीजेंट्स एंड कल्टीवेटर से कलेक्ट करते थे। यहाँ पे जो मिडल मैन्स होते थे, जमींदार और तालुकदार, उनको ख़त्म कर दिया गया था और यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो ऑनर बना दिया गया था पीजेंट को लैंड का। जो टैक्स रेट है वो बहुत ज़्यादा था। रायतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर टैक्स रेट ड्राई लैंड होती थी जहाँ पे इरिगेशन अवेलेबल नहीं होता था, वहाँ पे 50% होता था, जितना प्रोड्यूस हो उसका 50%, एंड जो वेट लैंड्स होते थे, इरिगेशन की फैसिलिटी होती थी, वहाँ पे जो टैक्स रेट है वो 60% होता था। सो टैक्स रेट इज़ वेरी हाई। First statement is wrong. Second statement, the maximum area of the East India Company was under Rayatwadi system. Yes, this statement is correct. Next is, the zamindars or middlemen were recognized as the owner of the land. This is incorrect क्योंकि हमने देखा है जो peasants और ryots होते थे उनको अब यहाँ पे ओनर बना दिया गया था लैंड का। नंबर 4 इज, दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम इनकरेज द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप। यस, दिस इज करेक्ट। सो 2 and 4 इज करेक्ट। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट इज, ब्रह्मो समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म। मोनोथिज्म इज वर्शिपिंग सिंगल गॉड। यस, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे ब्रह्मो समाज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय
ब्रह्मो समाज का नाम ब्रह्मो सभा था। इन 1828 ओनली इट वॉज चेंज टू ब्रह्मो समाज, और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म्स आए थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल उसमें। Second statement is Arya Samaj did not have any role in promoting education in the colonial days. This is wrong. Arya Samaj played a important role in the promotion of the education in colonial days. Third is Swami Vivekananda founded Ramakrishna Mission in 1897. This is correct. Sayyid Ahmad Khan was opposed to Western education. This is incorrect. Sayyid Ahmad Khan supported the Western education. यहाँ पे हमें बताना था not correct. So 2 and 4 are incorrect statement. Right answer is B. Next is which among the following statement are not correct about British rule in India? The country was to be administered in a unitary fashion with total centralization. This is correct. The military, judiciary, executive, and legislatures were not independent and were all controlled. This is incorrect statement. Third is the Secretary of the State was the supreme authority and was responsible only to the East India Company. This is अगेन इनकरेक्ट। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट सुप्रीम अथॉरिटी बनाई गई थी, उन्हें सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, बट वो रिस्पॉन्सिबल होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। सो राइट आंसर इज बी विच इज 2 and 3. Next is which among the following statement is are correct regarding the Vernacular Press Act? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था 1878 में। उस टाइम के जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड लिटन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द लॉ वॉज रिपील्ड इन 1882 बाय लिटन सक्सेसर लॉर्ड रिपन। यस, इस लॉ को रिपील किया था लॉर्ड रिपन ने। The most vocal critics of this act was the Indian Association, which is generally considered to be one of the precursor of Indian National Congress. This is also correct. Third statement is the act included English language publications also. This is also correct. So right answer is D, which is 1, 2 and 3. Question number 9. Consider the following statements. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी है, हमने ये बताना है कि कौन से गवर्नर जनरल के टाइम हुआ है। सो फर्स्ट इज अ न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट वाज पास्ड इन 1854 एंड पोस्टेज स्टैम्प्स वर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। ही सेट अप अ सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन यूनिफाइंग द कंट्री पॉलिटिकली। He could be rightly referred as the father of electric telegraph in India. So right answer for this question is D, which is Lord Dalhousie. Question number 10. Which among the following statement is are correct? Lord Dalhousie annexed Awadh in 1856 on the pretext of doctrine of lapse. This is incorrect. Lord Dalhousie annexed Awadh in 1856 on the pretext of incompetence and misgovernance. Second is Satara was the first Indian state to sign subsidiary alliance with Lord Wellesley. This is also incorrect. It wasn't Satara, it was Hyderabad. हैदराबाद फर्स्ट स्टेट था जिसने साइन किया था सब्सिडरी अलायंस। Third is the subsidiary alliance system was used by Lord Wellesley to bring Indian state within the orbit of British power. This is correct. तो यहाँ पे हमें correct statement बताना था which is 3 only. So right answer is A. Which among the following statements about Pitt's India Act of 1784 are correct? It constitutes a department in England known as Board of Control whose special function was to supervise the policy of कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दिस इज रॉन्ग। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो काम होता था दैट इज पॉलिटिकल फंक्शंस। सेकेंड स्टेटमेंट इज द एक्ट हेल्प द यूनिफिकेशन ऑफ द इंडिया बाय मेकिंग द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सुप्रीम ओवर द गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज इन मैटर्स लाइक वॉर, रेवेन्यू एंड डिप्लोमेसी। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो राइट आंसर इज डी। Question number 12. Consider the following statements. In 1856,
a law permitting widow remarriage was passed in British India. This is correct. विडो रीमैरिज का जो एक्ट है ब्रिटिश इंडिया में 1856 में पास किया गया था. सेकंड स्टेटमेंट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर सजेशंस दैट विडोज could marry was adopted by the British. This is also correct. ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सजेशन था कि विडो जो है वो रीमैरी कर सकते हैं और ये अडॉप्ट किया था ब्रिटिश ने. तो यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है. राइट आंसर इज सी बोथ 1 and 2. Question number 13. Which among the following statements are correct? The English established their factory at Masulipatam in 1611 AD, which is correct. फर्स्ट जो फैक्ट्री था ब्रिटिश का वो एस्टेब्लिश किया गया था मछलीपट्टनम में 1611 AD में. दे सिक्योर द गोल्डन फरमान फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा in 1632 AD. This is also correct. Masulipatam was the main seaport of Golconda and largely traded in diamonds, rubies, textile of that region. This is also correct. All the three statements are correct. So right answer is D. Question number 14. Which of the following is not correctly matched? First Anglo-Mysore War, Treaty of Madras. This is correct. Second, First Anglo-Maratha War, Treaty of Bessinan. No, this is wrong. जो ट्रिटी ऑफ बेसिनन है उसको साइन किया गया था आफ्टर द बैटल ऑफ पूना. ये साइन हुआ था बिटवीन बाजीराव पेशवा सेकेंड एंड ब्रिटिशर्स. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जब खत्म हुआ था उसके बाद जो ट्रीटी साइन किया गया था द नेम ऑफ द ट्रीटी वॉज ट्रीटी ऑफ सेल्वाय and it was signed in 1782 and this was signed in 1802. Number third statement is First Anglo-Sikh War, Treaty of Lahore. This is also correct. So right answer is B क्योंकि हमने यहाँ पे not correctly matched बताना था. Next is which among the following statements are correct regarding the Chartered Act of 1833? First, the company monopoly of trade with China and trade in tea was abolished. This is correct. Bengal, Madras, Bombay and all other territories were placed under the complete control of Governor General. This is also correct. Third is an Indian was to be appointed as law member to the British General in Council. This is incorrect. जो law member appoint किया गया था वो British थे and first law member was Lord Macaulay. Number fourth is services under the company were open to all irrespective of worth, caste, color or creed. This is also correct. तो यहाँ पे 3 incorrect है बाकी सारे correct है. So right answer is C. Question number 16. Which among the following factors could be considered as weaknesses of the revolt of 1857? The revolt of 1857 was localized, restricted and poorly organized. This is correct. Second is, the resources of the British Empire were far superior to those of the rebels. Also correct. The rebels did not have sound financial resources. Yes. There were few sections of the populations which had their own vested interest and showed loyalty towards the British. Yes, majority of the जो princely state के ruler होते थे उन्होंने revolt किया ही नहीं था. इनफैक्ट उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया. अगर हम एग्जांपल लेते हैं हिमाचल का एक छोटा सा स्टेट है जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी प्रिंस सपोर्टेड द ब्रिटिश एक्सेप्ट बुशेयर. सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू which is D. Question number 17. Which among the following statements are correct regarding Brahmo Samaj? ब्रह्मो समाज के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं. फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ब्रह्मो समाज laid emphasis on human dignity and universal brotherhood. This is correct. It opposed polytheism and idol worship. Correct. It criticized social evils like sati. Yes, this is also correct. It incorporated the teachings of other religion. This statement is also correct. So right answer is D, which is 1, 2, 3 and 4. Question number 18. Which among the following statements are correct regarding Arya Samaj?
First is Dayanand Saraswati rejected later religious thought which were in conflict with the Vedas, but his dependence on the Vedas and their infallibility give his teaching an orthodox flavor. This statement is correct. दयानंद सरस्वती ने एक स्लोगन दिया था विच इज बैक टू वेदास। ये वेदास को इनफेलेबल मानते थे, तो जो इनका ये फेवर था, मतलब इतना हाईली डिपेंडेंट था, जो बाद के जो थॉट्स थे उसको इन्होंने रिजेक्ट किया, जिसने इनकी टीचिंग्स को एक ऑर्थोडॉक्स फ्लेवर दिया। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। The Arya Samaj fought against untouchability but supported the rigidities of the hereditary caste system. No, this is incorrect. Yes, they fought against the untouchability, but they do not support the rigidity of the caste system. जो hereditary caste system था वो उसके against थे. The Arya Samaj movement tried to prevent the conversion of the Hindu to other religion. Yes, this is correct. So correct is 1 and 3, which is V. Question number 19. Which among the following statement is wrong? First statement is the Hindu College of Calcutta, founded in 1817, played an important role in modernizing the ongoing movements in Bengal. This statement is correct. हमें यहाँ पे बताना है जो wrong statement है. Second statement, Ram Mohan Roy, who was influenced by the Western education, had established the Hindu College. No, this is wrong और यही हमारा आंसर होगा। जो हिंदू कॉलेज है उसको एस्टेब्लिश किया गया था डेविड हेयर एंड डच वॉचमेकर। सो वी इज द करेक्ट आंसर। रेस्ट टू स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो करेक्ट, यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट एंड विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। यहाँ पे दो लिस्ट दी है, हमने इन दोनों को मैच करना है। आर्म्स एक्ट पास किया था लॉर्ड लिटन ने इन 1878। सो V1, जिससे ये स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड इज फैक्ट्री एक्ट। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड बाय लॉर्ड रिपन इन 1881। फॉर्मेशन ऑफ द INC, लॉर्ड डफरिन इन 1885 and General Service Enlistment Act was passed by Lord Canning in 1856। ये जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट था, इससे जो सोल्जर्स होते थे जो बाहर किसी कंट्री में उनकी सर्विसेज दे रहे होते थे, वहाँ पे जो इनको एक अलाउंसेस मिलता था, इस एक्ट के पास होने के बाद वो अलाउंसेस बंद कर दिया गया। और हम देखते हैं दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो करेक्ट आंसर इज बी।